एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज ये इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है जो कि 22 अगस्त से 24 अगस्त के बीच में खुला हुआ रहेगा और जो आईपीओ है वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगा 1 सितंबर तक। अब इस कंपनी का जो आईपीओ है वो जो प्राइस बैंड रखा है वो 108 रुपये पर शेयर रखा है। 130 का लॉट साइज है, तो आपको एक लॉट की आईपीओ फाइल लगाने के लिए 14,040 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है। अब ये जो कंपनी है ये करती क्या है, इसकी बात करें तो आपने जैसे होज पाइप्स देखे होंगे, तो ये कंपनी होज पाइप्स बनाती है, वो भी मेटल के। आपने मोस्टली जैसे आपके घर में सिलेंडर होगा तो वहाँ पे आप जो पाइप है जो कनेक्ट करती है सिलेंडर और गैस को, तो वो आपने मोस्टली प्लास्टिक की देखी होगी, राइट। बट ये कंपनी जो है वही उसी टाइप की जो होज पाइप्स होती हैं वो स्टील की बनाती है। तो वो जो होज पाइप्स होते हैं वो अलग अलग यूसेज में काम में आ सकते हैं। जैसे आपने गीजर आपके घर में लगा होगा, तो गीजर में जो कनेक्ट करता है जो पाइपिंग जो स्क्रू के थ्रू, वो होज पाइप होती है। उसी टाइप से वो गैस में भी काम आ सकती है। आप अगर कहीं हवा भरवाने जाते हैं तो वहाँ पर जो 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 प्रेशर पाइप्स होती हैं वो होज पाइप्स होती हैं। और भी बहुत सारे मल्टीपल यूसेज हैं। अगर अगर आप कंपनी के अगर प्रोडक्ट सेगमेंट की बात करते हैं, जो कि कंपनी कितने टाइप के होज पाइप्स बनाती है, कौन कौन से सेगमेंट्स में काम आते हैं, तो यहाँ पे कंपनी ने अपनी डिटेल्स बताई हुई है कि जैसे गैस में काम आती है, हीट वेंटिलेशन में काम आती है, वेंटिलेशन में, क्योंकि अगर हम प्लास्टिक का अगर वहाँ पर वेंटिलेशन में होज पाइप्स काम मिलेंगे तो वो गल जाएंगी, मतलब वो तो जल जाएंगी ना, ऑफकोर्स श्रिंक हो जाएंगी, बट ये मेटल की वहाँ पर काम आती हैं तो ये श्रिंक नहीं होती। कूलिंग होज पाइप्स ये भी कंपनी बनाती है। आपने जैसे स्प्रिंकलर्स देखे होंगे, तो वो जो पाइप्स काम में आते हैं स्प्रिंकलर वाली, क्योंकि जहाँ पे प्रेशर का काम है, अगर को टेम्परेचर का रिलेटेड काम है तो वहाँ पे मेटल की होज पाइप्स ही काम आती है। सो वो टाइप की जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये कंपनी बनाती है। ये जैसे आपने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस टाइप के आपने देखे होंगे प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे। तो इसके अलग अलग टाइप के हैं प्रोडक्ट्स, मोस्टली ये बनाती रहती है। अब ये कंपनी जो है ये किस तरीके से अपना आईपीओ लेके आई है कंपनी, उसकी अगर हम बात कर लेते हैं, तो कंपनी स्टॉक मार्केट में इस आईपीओ के थ्रू 351 करोड़ रुपए उठाना चाह रही है, जिसमें से 162 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो तो जो है कंपनी के पास में जाने वाले हैं ऑफ कोर्स। और 189 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर जो है ऑलरेडी जो प्रमोटर है इस कंपनी का, जिसको हम बोलते हैं एसएटी इंडस्ट्रीज, ये कंपनी है जो कि ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उसी की ये सब्सिडरी है एरोफ्लेक्स। सो वो इसका जो प्रमोटर है वो एसएटी 189 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर स्टॉक मार्केट में बेच रहा है अपने। तो ये इतने रुपए स्टॉक मार्केट में आने वाले हैं, इतने वर्थ ऑफ शेयर्स। अब इस आईपीओ के थ्रू जो 35% जो कोटा है वो रिटेलर्स के लिए है, बाकी 50% कोटा जो है क्यूआईबी के लिए है। अब क्यूआईबी जो सेक्शन है उसमें से 60% जो कोटा रहेगा वो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए रहने वाला है। 15% जो कोटा है वो एचएनआईज इन्वेस्ट, मतलब जो कि 2 लाख रुपए से ज़्यादा आईपीओ के अंदर लगाते हैं वो एचएनआईज होते हैं, सो उनके लिए है। अब यहाँ पे एक कंपनी और, अगर कंपनी के बारे में और अगर इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए तो उसकी जानकारी हमें कहाँ मिलेगी, ये यहाँ पे। अब इस आईपीओ के थ्रू जो पैसा जो कंपनी उठा रही है, ये जो कंपनी एरोफ्लेक्स उठा रही है, वो पैसा कहाँ लगाने वाली है, तो ऑफकोर्स से बात है, कंपनी बोली मेरे पास 45 करोड़ का तो लोन है, उसमें से वर्थ ऑफ 30 करोड़ वर्थ ऑफ लोन्स में यहाँ से इस आईपीओ में जो पैसे आने वाले हैं उससे चुकाने वाली हूँ। ये देखिए 32 करोड़ के जो लोन्स हैं वो चुकाऊंगी, बाकी जो है वो बाकी के जो लोन्स हैं उनको कंटिन्यू रहने दूंगी। अब इस कंपनी के ऊपर जो लोन है वो कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से है, वो इंडिया में ही नहीं है, बाहर के जो बैंक हैं कोटक महिंद्रा और भी ब्रांचेज हैं वर्ल्ड के अंदर में, तो वहाँ से भी कंपनी ने लोन ले रखा है, मगर कोटक महिंद्रा से ले रखा है। और जो लोन की जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो लगभग 7% के आसपास में है, मतलब कुछ अलग अलग टाइप के लोन्स हैं, बट कुछ का 5.5 है, कोई का 7.5 है, तो लगभग 7% के आसपास एवरेज लोन का इंटरेस्ट कंपनी पे कर रही है आज के दिन में। अब कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, अगर उनकी बात करते हैं, तो कंपनी के जो प्रमोटर उनके ऊपर केस चल रहा है, मतलब एक जीएसटी केस चल रहा है, कंपनी के ऊपर नहीं चल रहा, कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर चल रहा है, जो कि वर्थ ऑफ 2 करोड़ का वहाँ पर जीएसटी की ने एक पेनल्टी बना के भेजी हुई है, और उसका केस अभी चल रहा है, तो उसका अभी कुछ डिसीजन आया हुआ नहीं है। और अगर कंपनी की और डिटेल्स के बारे में अगर बात करते हैं, अब अगर आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है जो कंपनी बनाती है उसका मार्केट कितना बड़ा है और फ्यूचर में कितना बड़ा हो सकता है। तो एज पर कंपनीज आरएचपी कंपनी बोल रही है कि जो एक रिसेंट इंडस्ट्री रिपोर्ट है उसके अंदर बोला गया है कि 2020 में जो मार्केट था वो 25 बिलियन वर्थ डॉलर्स था, और जो 2027 तक ये जो मार्केट है वो 38 बिलियन डॉलर्स का वर्थ हो जाएगा। सो हमको पता है कि हाँ आजकल क्या है कि होज पाइप्स जो होती हैं वो मोस्टली हर घर में काम में आती है, और मेटल की जो बनती हैं, जो कि प्लास्टिक्स की बनती है और मेटल्स की बनती है, जो प्लास्टिक्स की बनती है उनमें भी मेटल यूज होता है, ऑफ कोर्स ये बात है, बट ये पूरी की पूरी मेटल की बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा इनके लिए थोड़ा सा एडवांटेज है। और जो कंपनी जो जो सेल कर रही है आज के दिन वो इंडिया में भी कर रही है और बाहर भी कर रही है, बट इंडिया में जो जितना कर रही है, जितना मतलब टोटल सेल है कंपनी का, उसका 80% जो सेल आ रहा है वो बाहर से आ रहा है, मतलब एक्सपोर्ट हो रहा है। अब उसमें से एक्सपोर्ट हो रहा है वो कौन कौन सी कंट्रीज में हो रहा है, अगर उसकी बात करें तो यहाँ पे यूएसए नंबर 1 के ऊपर में, जिसमें 28% का जो कंपनी का सेल हो रहा है यूएस के अंदर में हो रहा है। सो कंपनी का जो बड़ा मार्केट है वो यूएस है आज के दिन में। और कंपनी का जो एज पर कंपनीज जो प्रिडिक्शन है, मतलब जो यहाँ पे डेटा है, 38 बिलियन डॉलर का ये जो इनका मार्केट होने वाला है 2027 तक। और आज के दिन कंपनी जो है सिर्फ 2 मिलियन, मतलब सॉरी 2 बिलियन डॉलर्स का ही माल जो है बेच पा रही है, वो भी 2 मिलियन डॉलर्स का नहीं, 2 मिलियन रुपीज़ का, बिलियन रुपीज़ का। सो ये काइंड ऑफ पूरे मार्केट का लगभग 2-3% ही कवर कर पा रही है, तो कंपनी के पास मार्केट तो बहुत बड़ा है।
अब कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से इस मार्केट को कैप्चर करती है, किस तरीके से इस मार्केट में आगे बढ़ती है। सो मार्केट बड़ा है, डिमांड भी बड़ी है और कंपनी के पास बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेंड होने के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। कंपनी के थोड़े से फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर कंपनी के जो एसेट्स हैं वो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं, दैट इज़ ए गुड पॉइंट। यहाँ पे कंपनी की जो रेवेन्यू है, कंपनी की जो सेल हो रही है, वो भी अच्छे खासे तरीके से ग्रो कर रही है। लगभग हमने अगर पता किया 2000 पिछले 2 साल का अगर निकालते हैं तो लगभग 15% के सीएजीआर के साथ में ग्रो कर रही है, दैट इज़ अगेन काइंड ऑफ गुड। ओके, और उसी के साथ में जो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स हैं वो भी अच्छे खासे तरीके से ग्रो कर रहे हैं और उनको देखा गया कि जो कंप्लीट जो सेल हो रही है उसका 10 to 11% के आसपास में नेट प्रॉफिट कंपनी कमा पा रही है। तो इसी हिसाब से अगर हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं फ्यूचर में, तो अगले 5 साल के अंदर कंपनी वर्थ ऑफ 500 करोड़ का जो माल है, इसी अगर स्पीड से बढ़ती है, ग्रो करता है अगर सेल, तो 500 करोड़ का माल बेच पाएगी, जिसका लगभग 50 करोड़ के आसपास से 50 या 55 करोड़ के आसपास में नेट प्रॉफिट्स कंपनी कमा पाएगी, दैट इज़ अगेन गुड। नेटवर्थ जो है कंपनी की आज के दिन 114 करोड़ है और अगर इसकी कम और जो बोरोइंग है वो 45 करोड़ है ऑफ कोर्स। बट यहाँ पर हमने थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स भी कंपनी के अंदर में देखने को मिले हैं, जिनको अगर हम बात करते हैं तो कंपनी के जो रिसीवेबल्स है, मतलब कंपनी के ऊपर जो उधारी है, वो टोटल जो कंपनी की वैल्यू है उसका 43% 44% के आसपास है। मतलब इसका अगर मतलब हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, 43% के आसपास है टोटल करंट एसेट्स की वैल्यू है। सो टोटल एसेट्स का 36%। ये एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। मतलब आप समझिए कि आप बोल रहे हो कि मेरी जो वैल्यू है वो 100 करोड़ रुपए है, बट बाकी की जो 33% जो वैल्यू है मेरी 100 करोड़ में से, वो उधारी की वैल्यू है। मतलब वो पैसा मैंने बेच तो दिया है, मतलब माल जो मैंने निकाल तो दिया, पर उसका पैसा अभी आया नहीं है मेरे पास में। अब ये काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि आपका अगर जितना आपकी टोटल एसेट वैल्यू है उसका अगर 33% उधारी में पड़ा हुआ है, तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है और इस कंपनी के लिए भी बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अब कंपनी वो एज़ पर कंपनीज़ डेटा यहाँ पर जो 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 क्या बोलते हैं उसको, जो उधारी है वो काइंड ऑफ बढ़ती ही जा रही है टाइम के साथ में, बट ये है कि टोटल सेल का सिर्फ 15% के आसपास में उधारी हर साल बढ़ रही है। ये थोड़ा सा मतलब सहूलियत देता है, बट आज के दिन भी अगर जो उधारी है वो जो कि पास्ट में बनी हुई है वो रिकवर नहीं हो पा रही है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है कंपनी के लिए। और कंपनी ने पूरा डेटा निकालने के बाद में कंपनी बता रही है कि हमारी जो उधारी है वो लगभग हम 70-80 दिन के अंदर में उधारी जो है वो रिकवर कर लेते हैं। बट ये कंपनी ने बताया है एज पर डेटा कि जो अगर हमारा माल निकलता है बाहर, तो उसका हमें अगर उधारी का भी माल देखते हैं और जिसका पैसा इमीडिएट आ जाता है और इसका किसी का पैसा 10 रुपए 10 दिन बाद में आता है, 1 महीने बाद में भी आता है। तो अगर हम ऑन एन एवरेज निकाल रहे हैं तो हमें 80 दिन लग रहे हैं हमारा माल निकालने के बाद में पैसा रिकवर करने में, ऑन एन एवरेज देख रहे हैं तो। जो कंपनी के जो पी और पीबी रेशियो है उसके बेसिस के ऊपर एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं। और कॉम्पिटिटर्स, अगर कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो कंपनी खुद बोल रही है कि आरएसपी के अंदर मेरा कोई कॉम्पिटिटर है, और हमने भी अपने अवेलेबल पर सर्च करने की कोशिश की कि कंपनी का कोई कॉम्पिटिटर मिल जाए, तो हमको भी मिला नहीं है ऐसे एक्चुअली। अगर मिल जाता तो हम उसके साथ कंपेयर कर लेते, बट रजिस्टर्ड हमें मिला नहीं, जो मतलब लिस्टेड स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कोई कंपनी मिली नहीं। सो यहाँ पर अगर हम लोग पी और पीबी रेशियो और जनरल पर्सपेक्टिव में एक बार कैलकुलेशन करके देखते हैं, सो आफ्टर आईपीओ कंपनी के पास में कितने पैसे आने वाले हैं, 162 करोड़ रुपीस कंपनी के पास में आने वाले हैं, राइट। तो उसमें से 32 करोड़ वर्थ जो है कंपनी लोन चुकाने वाली है। सो कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट जो है कंपनी आज के दिन पे कर रही है, वो अगले साल नहीं पे करेगी, तो वो ऑफकोर्स बात है इनकम में ऐड होगा। सो इनकम में ऐड हो जाएगा तो कंपनी का जो पी रेशियो है उसके बाद में आफ्टर द आईपीओ वो लगभग 42 का हो जाएगा पी रेशियो। सो अगेन अगर 42 का जो पी रेशियो होता है वो हम लोग सब जानते हैं कि काफ़ी हायर साइड में है। 42 का पी रेशियो कोई भी अच्छा नहीं मानता, और वो भी इस टाइप की, मतलब 15% की सेल ग्रोथ सीएजीआर के साथ में सेल अगर ग्रो कर रही है तो हम उसको इतना अच्छा नहीं मानते हैं। सो पी रेशियो तो अच्छा नहीं है। देखिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कंपनी के पास में बाकी जो है लोन मतलब चुका देगा 32 करोड़ के आसपास में, और बाकी जो है 162 करोड़ रुपीस जाने वाले हैं कंपनी में, सो 130 करोड़ के आसपास में कंपनी के रिजर्व्स में पैसा जाने वाला है, जिसकी वजह से क्या होगा, नेटवर्थ कंपनी की बढ़ेगी। सो 130 करोड़, सो 144, सो 244 करोड़। सो यहाँ पर उससे एक बार हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या चीज़, 244 करोड़ पीबी रेशियो आ जाएगा हमारे पास में, सॉरी, ओके। सो ये आ गया 5.6 का पीबी रेशियो। सो कंपनी पीबी रेशियो का मतलब हम सब लोग जानते हैं कि कंपनी की जो आज के दिन नेटवर्थ है और उसके कितने मल्टीपल्स में कंपनी पैसा मांग रही है हमसे, तो कंपनी 5.6 एक्स्ट्रा मतलब मल्टीपल्स में पैसा मांग रही है। सो काइंड ऑफ अगर कंपनी जिस हिसाब से कब की बनी हुई है, 1993 की बनी हुई है, तो उस हिसाब से कंपनी के पास में ऐसे एसेट्स होंगे जिनकी वैल्यू अच्छी खासी ग्रो कर गई होगी, तो पीबी रेशियो जस्टिफाइबल है। बट पी रेशियो जिस हिसाब से कंपनी पुरानी है, सो मैं ये नहीं बोल सकता कि पी रेशियो खराब है, बेकार है, कंपनी अर्निंग खराब कर रही है, अर्निंग खराब नहीं कर रही है, कंपनी पुरानी है जिस वजह से आगे हमको इतना बेनिफिट नहीं दे पाएगी जिस हिसाब से कंपनी अर्निंग्स कर रही है। मान के चलिए कि कोई छोटी कंपनी होती है, वो अगर
इस कंपनी के बराबर भी अर्निंग कर रही होती है तो वो उसके मल्टीपल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उसके पास में एसेट्स की वैल्यू नहीं है जिसकी वजह से जो पी और पीवी रेशियो को इफेक्ट कर पाए। बट यहाँ पे इनकी कंपनी के एसेट्स की वैल्यू है, सो जिसकी वजह से पी और पीवी रेशियो को इफेक्ट कर पाती है, जिसकी वजह से हमें इतना पैसा नहीं मिल पाता, हमें इतना जल्दी ग्रोथ नहीं मिल पाती। सो पी और पीवी रेशियो के बेसिस के ऊपर हम लोग अगर बात करते हैं, सो मुझे इसके अंदर इस प्राइस के ऊपर इन्वेस्ट करना तो ठीक नहीं लग रहा है। बट फाइनली अगर हम लोग बात करते हैं, अगर आईपीओ है तो आईपीओ में हम लोग क्यों अप्लाई करते हैं? लिस्टिंग गेन्स के लिए, राइट। अब लिस्टिंग गेन्स हमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो एक तो वैल्यूएशंस काइंड ऑफ स्टेबल है, सो इतने इतने बुरे नहीं है, काइंड ऑफ ठीक ठाक हैं। और जो अगर उन नेगेटिव पॉइंट्स को अगर हम लोग देखते हैं, जो कि कंपनी के ऊपर उधारी है, कंपनी के ऊपर पेएबल्स हैं, तो अगर उनकी अगर हम बात कर लेते हैं तो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने का मतलब ही नहीं बनता भाई तब, क्योंकि वो नेगेटिव पॉइंट्स और काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि एसेट्स, टोटल एसेट्स का काफ़ी बड़ा एक जो पोर्शन है वो उधारी में पड़ा हुआ है। सो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो। सो अगर हम लिस्टिंग गेन्स को एक बार देख लेते हैं तो वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? जीएमपी के ऊपर में। तो जीएमपी अगर आज के दिन किस लेवल के ऊपर कितना परसेंटेज प्रॉफिट में चल रहा है, उसके बेसिस पर हम अप्लाई के बारे में सोच सकते हैं लिस्टिंग गेन्स के लिए ओनली। सो वो 37% पॉजिटिव की साइड में चल रहा है। अगर आप थर्ड डे मतलब आईपीओ लिस्टिंग का थर्ड, मतलब 24 अगस्त को जब आप अप्लाई कर रहे होंगे इस आईपीओ में, तो ये अगर जीएमपी जो प्राइस है ये 30% से अबव बना रहता है, तो आप लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मेरा एडवाइस है कि आप अप्लाई कर सकते हैं अगर 30% से अबव बना रहेगा, और सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करिए अगर आपको इस आईपीओ के अंदर में एंकर इन्वेस्टर्स घुसते हुए दिखते हैं और आपको लगता है कि एंकर इन्वेस्टर्स को एग्जिट करवाने के लिए ऑपरेटर्स एक्टिव होंगे। सो आप ऑपरेटर्स एक्टिव होंगे तो ऑफकोर्स ये बात, वो मार्केट को कितना भी ऊपर लेके जा सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटर्स जब एक्टिव होते हैं तो वो वैल्यू कुछ नहीं देखते, वो बस भगाते हैं मार्केट को, राइट। सो अगर वो एग्जिट करवाने के लिए ऑपरेटर्स एक्टिव होते हैं तो आप ऑपरेटर्स के गेम के साथ में प्ले कर सकते हैं, अगर आपको एंकर इन्वेस्टर्स यहाँ पे अच्छे खासे दिखते हैं तो उसके लिए हमने एक स्ट्रेटेजी बताई हुई है किस तरीके से आप ऑपरेटर्स के गेम के साथ में इंक्लूड होकर उनके साथ में बेनिफिट ले सकते हैं, आईपीओ लिस्टिंग का भी बेनिफिट ले सकते हैं और उस गेम का भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो उसके लिए एक स्ट्रेटेजी लिंक हमने दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। फाइनली हमारी यही एडवाइस रहेगी कि लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करिए, और अदरवाइज वैल्यूएशन के बेसिस के ऊपर तो हमें अप्लाई करना इस वैल्यू के ऊपर ठीक नहीं लग रहा है। इसी के अलावा एक और एड ऑन इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि इस कंपनी का जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है SAT इंडस्ट्रीज़, जो कि इस आईपीओ को लेके आया है। सो एसएटी इंडस्ट्रीज ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, ये रही एसएटी इंडस्ट्रीज। और जो इस आईपीओ में जो बेच रहा है ना, ये जो शेयर्स बेच रहा है ऑफर फॉर सेल 189 करोड़ का, ये भी ये कंपनी ही बेच रही है। ये एरोस्पेस जो एरोफ्लेक्स है इसकी मालिक है आज के दिन। सो मालिक ही अपने जो सब्सिडरी उसके शेयर्स ऑफर फॉर सेल में बेच रही है। सो अगर इसके चार्ट को हम लोग क्लियरली देखते हैं तो यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम्स 54 के आसपास में आए थे और बाद में 71 के आसपास में आए थे। तब समझ में नहीं आया कि ये वॉल्यूम क्यों आए हैं, बट अब समझ में आ रहा है कि ये वॉल्यूम क्यों आए थे। तो अगर ये आईपीओ अच्छा खासा ऊपर खुलता है तो इस स्टॉक के अंदर में भी हमें उछाल देखने को मिल सकता है। तो आप एक काइंड ऑफ नज़र रख सकते हैं इस स्टॉक के, एसएटी इंडस्ट्री स्टॉक के ऊपर में भी, कि अगर वो ऊपर खुलेगा तो ओवरऑल, क्योंकि 92% के आसपास में टोटल जो शेयर होल्डिंग है इस आईपीओ के आने के बाद में भी लगभग 66-67% के आसपास में जो इस आईपीओ का जो मालिकाना हक रहेगा इस कंपनी के ऊपर, जिसका अधिकार रहेगा, वो एसेट इंडस्ट्रीज ही रहने वाली है। सो काइंड ऑफ अगर वो ऊपर खुलेगा, ऊपर भागेगा, तो एसेट इंडस्ट्रीज के शेयर्स भी ऊपर भागने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सो आप काइंड ऑफ इसमें भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। सो फाइनली सी यू टुमारो।